हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को दिनों दिन उन्नति की ओर ले जा रहे होंगे। और खूब सारी चीज़ें हैं जो कंपटीशन इस फील्ड के अंदर जो स्टूडेंट्स को एस्पिरेंट को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे कि वर्तमान समय में जो सब रहे केसेस हैं जिससे जो भी मामले चल रहे हैं जिससे विद्यार्थी बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। और इस पर शायद सरकार भी अच्छे प्रयास कर रही है इसको सुलझाने के लिए। अपने को इस चीज़ से स्ट्रेस नहीं लेना है, दिक्कत नहीं लेनी है, इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपने को मेहनत करते जाना है। मेहनत एक दिन सफल होती है, जो आज नहीं तो कल जरूर होगी। तो मेहनत जारी रखें, दिनों दिन मेहनत करते जाएं, एक दिन सफलता अपने को जरूर मिलेगी। तो आज आपने भी सपोर्ट किया और आप सपोर्ट दिखा रहे हैं, जिसकी बदौलत आज हम आपके सामने एक एक सीरीज लेके सामने आए हैं, जिसमें अपन बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। जिसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, जिसके अंदर ग्रामर के सारे टॉपिक सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट के अंदर डाल देंगे, जिससे स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट को पढ़ने में आसानी होगी। तो आप भी ऐसे सपोर्ट दिखाते रहिएगा, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हमें कोई सपोर्ट कर रहा है, हमें ये चीज़ें करनी चाहिए और हमें और बेहतर होकर आपके सामने पेश होना चाहिए, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आए। इसलिए आप हमें भी सपोर्ट कीजिएगा और हमें भी उस चीज़ का कॉन्फिडेंस आए। तो अपन सबसे पहले एक टॉपिक जो है शुरू करने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक अपना प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को लेकर चलेंगे। प्रीपोजिशन को अपन बुकिश वे से न पढ़ करके अपन जो ट्रिक्स वगैरह है, जो डायग्राम मेथड है उससे पढ़ेंगे, ताकि ये टॉपिक अपने दिमाग में उस हिसाब से सेट हो जाए। अपन कभी एग्जाम हॉल में बैठे तब हाथों हाथ उस चीज को रिकॉल कर पाए कि क्या था कॉन्सेप्ट। जो बुकिश वे होता है उसके अंदर ऐसा होता है कि एक प्रीपोजिशन दिया, उसके बाद धड़ धड़ जैसे बट दिया, नहीं जैसे कि बाय वगैरह दे दिया या फिर विथ वगैरह दे दिया, ऐसे प्रीपोजिशन देने के बाद उसके नीचे धड़ 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 उसके नीचे दे देते हैं, वो रूल्स वगैरह लिखवा देते हैं। जिससे क्या है, एस्पिरेंट उस चीज से परेशान हो जाता है। एग्जाम हॉल के अंदर वो रिकॉल नहीं कर पाता है कि कौन सी चीज कहाँ अप्लाई होगी, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होगा। तो अपन उस चीज को एक बुकिश वे से नहीं, एक डायग्राम मेथड से पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम हॉल के अंदर आपको इस चीज की परेशानी ना हो कि इसके अंदर आएगा क्या, अब हमें यहाँ क्या भरना है। जैसे कि वर्तमान समय में आपने देखो, जो आरपीएससी है और जो आरएसएसबी है, दोनों ने अपना एग्जाम पैटर्न उस हिसाब से बदल दिया है। आपने देखा ही होगा, जो अभी रीट लेवल 1 का जो एग्जाम हुआ है, जिस हिसाब से उन्होंने एक पेपर दिया है, विद्यार्थी तो कंफ्यूजन थे भाई कितने पेपर दिया है, किताब दी है रीट की तैयारी वास्ते। तो वो किताब नहीं थी फ्रेंड्स, वो पेपर था। और पेपर को देखकर एस्पिरेंट परेशान हो गए थे। तो कुछ एस्पिरेंट ऐसा भी कह रहे थे, जो पर्टिकुलर तैयारी करता है उसके लिए वो हार्ड नहीं था। जो डेफिनेट तैयारी करते हैं, एक निश्चित तैयारी में लगे हुए थे, परमानेंट तैयारी में लगे हुए थे, लंबी तैयारी थी, उनके लिए ये टफ नहीं था। उनका बस एक ही सवाल था, इसके अंदर जो समय था वो कम पड़ गया था, टाइम मैनेजमेंट की कमी आई थी। तो जो विद्यार्थी लगातार तैयारी नहीं कर रहे थे, सीधा बिना पढ़े एग्जाम देने के लिए गए, उनके लिए तो थोड़ी परेशानी आई, थोड़ी क्या बहुत परेशानी है उनके लिए। भाई जो क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा नहीं, वो क्वेश्चन सीधा आ गया तो फिर परेशानी तो होगी। तो जो लंबी तैयारी में है उनके लिए तो वो ठीक था। और वर्तमान समय को देखते हुए जो नोट्स वगैरह है, कोचिंग नोट्स है, जो गाइड वगैरह है, उनसे लगभग अपना काम चलता नहीं है। अपने को जो प्रमाणिक बुक्स होती है उनको भी पढ़ना जरूरी हो गया है। इसलिए अपन सिर्फ कोचिंग नोट्स के भरोसे न रह करके प्रमाणिक बुक को भी वरीयता दें, ताकि अपनी प्रिपरेशन अच्छी हो सके और एग्जाम हॉल के अंदर आपने कोई प्रेशर न आए। एग्जाम देने के बाद अपने को रिग्रेट नहीं रहे उस चीज का कि
हमने काश वो पहले कर दिया होता। ये जो काश शब्द है ना, ये बहुत पछतावा देता है। अपने को ये काश शब्द जिंदगी में नहीं लाना, काश कहीं आना ही नहीं चाहिए कि काश वो कर देता, काश मैंने प्रमाणिक किताबें पढ़ ली होती, काश हमने वो चीज पढ़ ली होती या वो चीजें कर ली होती। तो ये चीज बाद में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। जो करना होता है, जो पहले वक्त मिलता है उस वक्त के अंदर कर लिया होता है, वही इनफ होता है। अपन क्या करते हैं, समय रहता है उसमें से देखते हैं कि ये किताब ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, मदन लाल वो पढ़ रहा है, सोहन लाल वो पढ़ रहा है, मांगी लाल वो पढ़ रहा है, तो अपन तीनों को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपने को एक सीमित मटेरियल रखना है, सीमित एक फिक्स एंड डेफिनेट किताब रखी, पर्टिकुलर किताब रखी, उसी किताब को एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, वापस उसी के नोट्स बनाओ, उस नोट्स को वापस रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करते हो उन्हीं नोट्स को पढ़ करके वो टेस्ट सीरीज दो, ताकि आप सीमित मटेरियल रखोगे, आप कंफ्यूजन नहीं आएगा आपके दिमाग के अंदर कि जो आपने जो पढ़ा है वो तो एकदम वापस एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिवाइज किया तो अपने आप दिमाग में फिट हो जाता है। उसके बाद उस चीज का कंफ्यूजन नहीं रहता है। लेकिन आप अलग अलग पढ़ोगे, सोहन लाल वाली किताब पढ़ोगे, मदन लाल वाली भी पढ़ोगे, हनुमान वाली भी पढ़ोगे, और माखन लाल वाली भी पढ़ोगे, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को इतनी अच्छी नहीं कर पाओगे जितनी आप एक बुक पढ़ करके कर दोगे। तो मेरे हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर बुक रखनी है, एक पर्टिकुलर किताब रखनी है, और जिसको बार बार रिवाइज करोगे तो आप एक अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। तो आज अपन एक इंग्लिश का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इंग्लिश को एक पूरे बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, ट्रिक्स एंड जो डायग्राम मेथड है उससे पढ़ेंगे, बुकिश वे से पढ़ करके। आपने आज तक बुक्स के अंदर देखा होगा, एक आध प्रीपोजिशन देते हैं, उसके बाद फटाफट उसके नीचे उसके एग्जाम्पल और उसके रूल्स लिखवाए जाते हैं, जिससे क्या होते हैं वैसा के वैसा यदि रूल्स किसी दूसरे प्रीपोजिशन में आ जाए तो उस चीज से हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, भाई पहले ये उसमें आया अब फिर इसमें आ गया, तो इसमें बाकायदा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होने वाला है। तो अपन जिस चित्र के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से जो एकदम चित्र बनाएंगे उस हिसाब से अपने को कहानी से समझेंगे, ताकि अपने दिमाग के अंदर वो चीजें फिट हो जाएगी कि कहाँ क्या अप्लाई होने वाला है। तो अपन शुरू करते हैं प्रीपोजिशन को बिना समय बर्बाद किए। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को अपन प्रत्येक दिन जो 30 मिनट की क्लास, अपना जो थंबनेल पे अभी लिख रखा है 13 मिनट्स, द 13 मिनट्स एक्सप्रेस, अपने 30 मिनट की जो एक्सप्रेस है, हमेशा इसको ज्वाइन करते रहिएगा। ये अपनी बुलंदियों तक ले जाने वाली एक्सप्रेस है और अपनी प्रिपरेशन को एक बुलंदियों तक ले जाएगी। इसलिए हमेशा ये 30 मिनट की जो एक्सप्रेस है इसको ज्वाइन करते रहिएगा और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो अपना आज का जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये प्रीपोजिशन जो ग्रामर में है, टॉपिक तो खूब सारे हैं, कोई कमी नहीं की ग्रामर के टॉपिक्स की, टेंस वगैरह वगैरह खूब सारे टॉपिक है, पढ़ते पढ़ते इंसान थक जाता है, हार मान लेता है, भाई अब इंग्लिश तो नहीं समझ में आएगी, क्या करें। तो ये प्रीपोजिशन क्यों डाला, खूब सारे थे ना, फिर प्रीपोजिशन की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या यूं ही कम पढ़ रहे थे ग्रामर के अंदर टॉपिक्स वगैरह, या कोई लेसन वगैरह कम पढ़ रहा था इसलिए इसको डाल दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं सेंटेंस के अंदर इस चीज की जरूरत थी, एक वाक्य को समझने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता थी, इसलिए इनको ऐड किया गया। जो प्रीपोजिशन है वो सेंटेंस के अंदर जो एक नाउन या जो प्रोनाउन होती है, उसी नाउन या प्रोनाउन को उसी सेंटेंस के अंदर दूसरी नाउन या जो प्रोनाउन होती है उनके मध्य का जो संबंध दर्शाती है, उन दोनों के मध्य का संबंध दर्शाने वाली जो शब्द होते हैं, उनके मध्य के संबंध दर्शाने वाले शब्द होते हैं, वो होते हैं प्रीपोजिशन। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ये सेंटेंस है हमारा। इस
इस सेंटेंस के अंदर आप देखिए जो मोहन है वो एक नाउन है, क्या है, नाउन है। और उसके बाद आगे जो स्कूल गेट वापस दोबारा से आया, ये भी एक अपनी नाउन है। एक सेंटेंस के अंदर वो भी एक, ये भी नाउन है, ये भी एक नाउन है, ये अपनी वर्ब है। अब इस नाउन में क्या संबंध है, इस नाउन का इस नाउन से क्या रिलेशन है, क्या अंडरलेशन है, क्या संबंध है इन दोनों का, वो अपने को ये शब्द जो बता रहा है कि इन दोनों के मध्य का क्या संबंध है। इन दोनों के मध्य का संबंध बताने वाली चीजें, जो संबंध को जो जोड़ रहा है वो शब्द है एट। और एट ये अपना क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन समझ में आया, किसी सेंटेंस के अंदर एक नाउन या प्रोनाउन को उसी सेंटेंस के अंदर दूसरी नाउन या प्रोनाउन के मध्य का जो संबंध दर्शाने वाले शब्द होते हैं वही प्रीपोजिशन होते हैं। अब प्रीपोजिशन को अपन डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन से अपने को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी कि क्या थी अपनी इसकी डेफिनेशन, क्या आपने अभी तक पढ़ा है। आपके सामने है डेफिनेशन प्रीपोजिशन। डेफिनेशन क्या कहते हैं, जो वही चीज अपन ने अभी पढ़ी थी, अपन ने अभी याद की थी, समझी थी, वही चीज कह रहा है कि वे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन, किसी वाक्य के अंदर क्या होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन, जो वाक्य के अंदर सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं, उनका दूसरे किसी नाउन या प्रोनाउन से जो संबंध होते हैं, उनको जो दर्शाने वाले शब्द होते हैं, जो शब्द दर्शाते हैं, उनका संबंध दर्शाते हैं, वो होते हैं प्रीपोजिशन। क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। तो बेसिक सी यही बात है, बस इतनी सी बात है कि किसी सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन हो, उस नाउन या प्रोनाउन का उसी सेंटेंस के अंदर दूसरी नाउन या प्रोनाउन के मध्य का जो संबंध दर्शाने वाले शब्द होते हैं वही प्रीपोजिशन होते हैं। अपन ने अभी एग्जांपल दिया था, एग्जांपल क्या था, वही एग्जांपल वापस देख लेते हैं। जैसे अपन ने देखा ही इज या सोहन इज standing at the gate। ये सेंटेंस है, इसके अंदर जो एट है वो इन दोनों के मध्य का जो संबंध दर्शा रहा है, ये भी नाउन है और ये भी अपनी नाउन है। इन दोनों के मध्य ये दोनों, ये सोहन का स्कूल, सोहन स्कूल एक स्टैंडिंग यानी खड़ा है। अब खड़ा होना सोहन और स्कूल के मध्य क्या संबंध है, क्या कहना चाह रहा है, वो चीज अपने को एट बता रहा है कि वो जो सोहन है वो इसके पास में खड़ा है, स्टैंडिंग यानी खड़ा, स्कूल गेट के पास में खड़ा है। तो इस एट से अपने को पता चल रहा है इन दोनों के मध्य का क्या संबंध है। उसी प्रकार अपना दूसरा सेंटेंस देखो, I am waiting for my friends। मैं, I क्या है, ये एक प्रोनाउन है और ये एक नाउन है, और इन दोनों के मध्य जो संबंध दर्शाने वाला शब्द है फॉर। यदि फॉर नहीं आया होता तो अपन समझते भाई मैं मेरे दोस्तों का वेट कर रहा हूं या मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं। इन दोनों के मध्य जो अपना ये कंफ्यूजन है, अपने दोनों के मध्य का जो संबंध है, अपने दिमाग में क्या चीज बैठना चाह रहा है, ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, इन दोनों के मध्य की बात को जो क्लियर कर रहा है वो अपना है फॉर। फॉर जो ये बताता है कि जो मैं हूं वो मेरे दोस्तों की, मैं मेरे दोस्तों का वेट कर रहा हूं। इसके अंदर जो ये माय है, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इस प्रकार से हुआ, जो नाउन आई है, नाउन से जस्ट पहले अपने को
नाउन से जस्ट पहले अपने प्रोनाउन का यूज हुआ है, यदि नाउन से जस्ट पहले अपने पजेसिव प्रोनाउन का यूज हुआ है वो एज ए एडजेक्टिव होता है। ये बात विशेष अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये जो अपना प्रीपोजिशन है इसकी डेफिनेशन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी और आई होप आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो अपन अब शुरू करते हैं प्रीपोजिशन के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन अपने एग्जाम में बनते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन के बाद उस क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ेंगे, ताकि इस चीज का कंफ्यूजन न रहे कि क्वेश्चन क्या था और उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों अपने को साथ में रखते हुए चलना है। तो अपन पढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए कि जो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है माय फ्रेंड अराइव्ड डैश वेडनेसडे मॉर्निंग। अब वेडनेसडे मॉर्निंग और मेरे दोस्त का क्या संबंध है, मेरा दोस्त जिसका आना और वेडनेसडे मॉर्निंग, इसका मतलब जो अराइव्ड है, अराइव्ड यानी आना होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अराइव्ड यानी आना होता है, अराइव्ड यानी आना होता है, एक कम यानी आना होता है। अब इन दोनों का मतलब आना होता है, तो इन दोनों के मध्य कंफ्यूजन है कि अराइव का यूज कहाँ होता है, कम का यूज कहाँ होता है। तो एक बात स्पष्ट कर दूं, यदि कोई चीज डेफिनेट टाइम की बात कर रहा है, डेफिनेट टाइम के अंदर आने की बात कर रहा है, एक निश्चित समय के अंदर आने की बात कर रहा है, फिक्स समय होता है। जैसे कि अपन बस आती है, बस अपने समय पे आती है, फिक्स समय पे आती है। भाई अपने पास कितने समय पे आती है, जैसे मान लो किसी को पूछा कि कितने बजे बस आती है, तो बोला कि उसने बोला 7:15 पे बस आती है, तो उसने डेफिनेट समय बताया। यदि बस होती है वो डेफिनेट समय पे आती है, ट्रेन वगैरह होती है उनका डेफिनेट समय होता है। कोई भी चीज अपने प्रोटोकॉल पे चलती है, वो अपने टाइम पे चलती है। विशेष समय और निश्चित समय की बात हो, फिक्स समय पर बात की जाए, जो फिक्स समय पर आना उस सेंस में बात की जाए तो अराइव का यूज होता है। अगर समय निश्चित नहीं हो, कभी भी आ सकता है, उसने बोला भाई आज वो आएगा, आज कब आएगा उसका ध्यान नहीं है, यदि समय निश्चित नहीं हो उस सेंस में अपने कम का यूज करना होता है। तो इन दोनों के मध्य का ये कंफ्यूजन न रहे कि अराइव का यूज कहाँ होता है और कम का यूज कहाँ होता है। अपन वापस आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन के ऊपर। जो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन के अंदर माय फ्रेंड अराइव्ड डैश वेडनेसडे मॉर्निंग, ऑप्शन में दे रखा है ए में 8, उसके बाद ऑन, फॉर और इन चारों में से अपने को राइट प्रीपोजिशन भरना है और किस प्रकार से वो सही है वो भी अपन एक्सप्लेनेशन के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार से इन आया तो किस प्रकार से आया, ऑन आया तो किस प्रकार से आया, 8 आया तो किस प्रकार से आया, 4 आया तो किस प्रकार से आया। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसमें जो है वो एक डेफिनेट डे की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एक डेफिनेट डे की बात कर रहा है। और इसके अंदर राइट आंसर जो होगा वो होगा अपना ऑन। अब आप लोगों के मन में कंफ्यूजन है, भाई सीधा कैसे समझ में आएगा भाई ऑन हो गया, ऑन मैंने तो कर दिया, सबको कैसे बात पता चलेगी भाई ऑन कैसे आया। तो ये समझने के लिए अपने को एक्सप्लेनेशन, और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर अपन देखेंगे कि जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आम क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर 5-6 कॉन्सेप्ट लेके बैठे ये क्वेश्चन। इसी फॉर्मेट के अंदर यदि कोई बाकी अन्य क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के अंदर आए और उनके अंदर क्या भरना होता है, अपने को किस प्रकार से समझ में आएगा, वो चीज अपन पूरी थ्योरी में समझेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें भी लगे कि हमारी मेहनत फिजूल नहीं गई है और हमें भी हमारी मेहनत का प्रतिफल मिलना चाहिए। शायद ये आप इस बात को समझ रहे होंगे, जो बेरोजगार लोग हैं वो तो इस बात को समझ ही रहे होंगे। तो हमें भी इस चीज़ का प्रतिफल मिले और आपको भी इस चीज़ का फायदा मिले, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने जो अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रतिदिन अपने वीडियो को लाइक वगैरह कीजिएगा, ताकि हमें भी इस सीरीज का फायदा मिल सके और आपको भी इस चीज़ का फायदा मिले। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखने के लिए अपने बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये 5 से कॉन्सेप्ट लेके बैठा है।
तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो आप इस बात को समझिएगा, ये बात कर रहा है एक डेफिनेट डेट की, डे की बात कर रहा है, ये एक डेफिनेट डे की बात कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर, यदि किसी सेंटेंस के अंदर डेफिनेट डे की बात हो, या डेफिनेट टाइम की बात हो, या डेफिनेट डेट की बात हो, या फिर डेफिनेट ईयर की बात हो, या फिर डेफिनेट मंथ की बात हो, या फिर डेफिनेट लोकेशन की बात हो, ये कॉन्सेप्ट आप यहां तक आप ध्यान रखना कि इन सेंटेंस में कहां पर किसका यूज होता है। तो पहला जो क्वेश्चन है डेफिनेट डे में, तो डेफिनेट डे के अंदर आप एक विशेष बात का ध्यान रखना, यदि किसी सेंटेंस के अंदर इस प्रकार से डेफिनेट डे दे रखा हो, एक विशेष दिन की बात कर रहा हूं, निश्चित दिन की बात कर रहा हूं, उस सेंस में अपने को ऑन का यूज करना है, जिसके अंदर डेफिनेट डे के अंदर आप देख सकते हो संडे से लेकर वापस दोबारा संडे सैटरडे तक जो भी जितने भी वार अपन कहते हैं, जितने भी दिन होते हैं उन सबको डे बोलते हैं, उन सबके किसी पर्टिकुलर उनका नाम आना चाहिए, तो उस सेंस में अपने को ऑन का यूज करना है। उसके बाद अगला, यदि किसी डेफिनेट टाइम की बात हो, निश्चित समय की बात हो, जैसे आपने कहा हमें स्कूल जाना होता है सुबह 9:30 या 9 बजे, तो जैसे कि 9 o'clock, 11 o'clock, 8 o'clock, इस प्रकार का जो डेफिनेट समय की बात हो, निश्चित टाइम की बात हो, उस सेंस में किसका यूज करना होता है, उस समय इस सेंस में एट का यूज करना होता है। उस समय हमने को हमारे यदि किसी सेंटेंस के अंदर एक डेफिनेट टाइम की बात की हो तो उसमें हमेशा अपने को एट का यूज करना है। उसके बाद यदि डेट की बात हो, डेफिनेट डेट है, तो अब अपन इस बात का ध्यान रखना, डे यदि दिन होता है, डे यदि दिन होता है, डे और डेट मिलता जुलता है, डे और डेट एक ही बात है, दोनों एक विशेष दिन की बात होती है, तो इस सेंस में भी अपने को ऑन का यूज करना होता है। अगला देखो, किसी डेफिनेट ईयर की बात करें, डेफिनेट ईयर की बात करें, जैसे मैंने लिखा 1947, 1947, तो 1947 जो है ये एक डेफिनेट ईयर है, निश्चित वर्ष है। जैसे मैंने बात की 2025, 2025, तो ये भी एक डेफिनेट वर्ष है। 2027 निश्चित साल है। इस प्रकार के किसी भी सेंटेंस के अंदर निश्चित साल की बात करें तो हमें जो जिस प्रीपोजिशन का यूज करना होता है वो होता है इन, ध्यान से समझना। और उसके बाद जो निश्चित मंथ की बात करें, जैसे मैंने बात की अगस्त 1947, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा 1947। इसके अंदर आप लोग सोच रहे होंगे पीछे 1947 आया, तो हम लोग इस चीज से कंफ्यूजन है भाई ये डेफिनेट ईयर की बात कर रहा है या डेफिनेट मंथ की बात कर रहा है। तो ये बात मैं अभी क्लियर कर दूं कि जो ये बात कहना चाह रहा है अगस्त 1947, तो ये जो कहना चाह रहा है जो 1947 का जो अगस्त महीना है उसकी बात कर रहा है, ना कि अगस्त 1947 का अगस्त। मतलब बात तो सिर्फ अगस्त महीने की कर रहा है, बात भले किसी प्रकार से करो, बात सिर्फ एक डेफिनेट मंथ की बात कर रहे हैं, इसके अंदर डेफिनेट ईयर की बात नहीं है, डेफिनेट मंथ की बात है। अगर आप अंदर देखो जैसे डेफिनेट डेट क्या होती है, तो डेफिनेट डेट जैसे मैंने लिखा 15 अगस्त 1947। अब एक और कंफ्यूजन भाई, इसमें डेफिनेट ईयर की बात है या डेफिनेट मंथ की बात है या फिर डेफिनेट डेट की बात है, ये चीज का विशेष कंफ्यूजन सबके मन में आया होगा। तो ये चीज मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। जो ये बात कर रहा है वो बात कर रहा है जो 1947 का जो अगस्त महीना है, 1947 का जो अगस्त महीना है उसकी 15 तारीख की बात कर रहा है, मतलब उसकी 15 तारीख की बात कर रहा है, डेफिनेट डेट की बात कर रहा है, इसलिए इस सेंस में अपने को एट का यूज करना होता है।
विशेष निष्कर्ष ये निकलता है, यदि ऐसी कोई चीज आए और अपने को उसके अंदर प्रीपोजिशन भरने के लिए कहे, तो अपने को यही चीज देखनी है कि पीछे जो साल दे रखा है उसका आगे महीना मतलब महीना और नीचे आगे डेट नहीं दे रखी हो तो वो पर्टिकुलर महीने की बात कर रहा हूं। यदि महीना भी नहीं दे रखा है तो साल, यदि महीना दे रखा है और आगे महीना दे रखा है, साल का एक महीना दे रखा है, तो पर्टिकुलर महीने की बात कर रहा है, डेफिनेट मंथ की बात कर रहा है। और उसी के आगे यदि डेट दे रखी है तो अपन विशेष बात ये समझ लेना, वो डेफिनेट डेट की बात कर रहा है, मतलब जो 1947 का जो अगस्त महीना है उसकी 15 तारीख है, उस दिन की बात की जा रही है। तो उस सेंस में अपने को ऑन का यूज करना है। और उसके बाद अगला डेफिनेट ईयर में इनका, यदि डेफिनेट मंथ की बात आई, जैसे अगस्त आ गया, अक्टूबर आ गया, जनवरी फरवरी, जो भी जितने भी मंथ वगैरह होते हैं अपने महीने होते हैं, वो महीने आ गए, उस सेंस में अपने को इनका यूज करना होता है। उसके बाद बात आई डेफिनेट लोकेशन के बारे में। लोकेशन में आप समझ गए होंगे लोकेशन क्या होती है, निश्चित स्थान। कहाँ पर भाई अपन कहीं जाते हैं ना, जैसे भाई गया जयपुर, भाई गया बाड़मेर, भाई गया बैतूल, कहीं भी गया, कोई भी गया, मामा गया वहाँ, मामा वहाँ जाते हैं, मामा सीधा स्टेटस लगाते हैं एट बैतूल। या फिर कोई काका वहाँ गया, या फिर हमारा भाई वहाँ गया। तो जो डेफिनेट लोकेशन है, डेफिनेट लोकेशन क्या है, जैसे हमने कहा जैसे भाई जोधपुर गया, या फिर आप जयपुर जा रहे हो, या फिर आप जोधपुर गए, या आप बाड़मेर गए, या अहमदाबाद गए, कहीं पर भी गए, दिल्ली गए, तो आप विशेष कोई ऐसा स्टेटस का शौकीन होता है जो स्टेटस बात बात पे स्टेटस लगाता है, जो विशेषकर स्टेटस के शौकीन भाई नहीं होते अपने, कोई और ही होता है। लेकिन कोई कोई होते हैं जो वर्तमान में स्टेटस लगाते हैं, जैसे कोई अपनी भाइयों को देखा होगा आपने जो ससुराल जाती है, एट ससुराल, ससुराल से जब निकलती है एट पीहर, और पीहर से जब निकलती है एट ससुराल, और जब कॉलेज के लिए निकलती है, कॉलेज तो जाने का मौका कम ही मिलता है, जब भी मौका मिलता है कॉलेज जाती है सीधा स्टेटस एट कॉलेज, एट बैतूल, एट बाड़मेर, एट जोधपुर। तो इस प्रकार जो लोकेशन होती है, डेफिनेट लोकेशन, निश्चित स्थान की बात की जा रही हो, निश्चित लोकेशन की बात की जा रही हो, उस सेंस में अपने को एट का यूज करना होता है। जैसे वो सामने अभी पहले एक सेंटेंस आया था, जैसे मोहन इज स्टैंडिंग एट द गेट, या स्कूल गेट। जो मोहन है वो स्कूल गेट के पास में खड़ा है, जो स्कूल गेट है वो ये बता रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो मोहन है वो स्कूल गेट के पास में खड़ा है। तो इसलिए जो स्कूल गेट है वो एक डेफिनेट डेट होगी। तो इस सेंस के अंदर अपने को एट का यूज करना होता है। तो ये बात, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे। और अपना अब इस चीज के एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि ये चीज और अच्छी तरीके से अपनी कवर हो सके। तो चलो बिना समय व्यर्थ किए आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से अपन एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं, ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्वेश्चन ये कहता है, जो अपना एग्जांपल है वो ये कहता है, क्वेश्चन है आई विल मीट, एक बात, जिसके अंदर बात कर रहा है 15 अगस्त की। दूसरे के अंदर वो बात कर रहा है सिर्फ जुलाई की। थर्ड के अंदर अगर वो बात करें सिर्फ मंडे की। फोर्थ के अंदर अगर वो बात करें सिर्फ विलेज की। फिफ्थ के अंदर अगर वो बात करें तो जैसे अपना ईयर की बात होगी 1947 की बात हो गई। इस प्रकार का वर्ष आए, आगे ये सेंटेंस दिया हुआ हो, अपने को यहाँ प्रीपोजिशन भरना हो कि क्या प्रीपोजिशन आएगा। तो अपन ने ये कॉन्सेप्ट पास में समझा। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये आसानी होगी आपको करने के लिए। आई विल मीट
आगे डैश खालिस्तान है, आगे जो शब्द दे रखे हैं इस सेंटेंस में अगर ये शब्द जोड़े तो क्या आए, ये शब्द जोड़ा जाए तो क्या आएगा, अगर इस शब्द को जोड़ा जाए तो क्या आएगा, अगर इस शब्द को जोड़ा जाए तो क्या आएगा, और अगर इस शब्द को जोड़ा जाए तो क्या आएगा। तो आगे चलते हैं, अपन देखते हैं आई विल मीट, अगर 15 अगस्त आए, मैं आपसे मिलूंगा 15 अगस्त को। तो इस सेंस में अपने यहां देखा था डेफिनेट डेट की बात कर रहा है, तो यहां डेफिनेट डेट ये है, डेफिनेट डेट में किसका यूज होता है, ऑन का। तो अपने को कोई बिना सोचे समझे आपको ऑन कर देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादा एडवांस दिमाग लगाओगे तो आपका इनमें से कुछ नहीं आएगा। और भी दो दो नहीं तो तीसरा फायदा उठाए वही वित्त आएगा यहाँ पे, और वित्त का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, कहीं किसी एंगल से नहीं आएगा। अपने दिमाग के हिसाब से तो वित्त लगाओगे, तो इस हिसाब से एडवांस दिमाग नहीं लगना, उस हिसाब से जैसा कॉन्सेप्ट कह रहा है उसी हिसाब से चलते रहना है। उसके बाद अगला कह रहा है जुलाई, मैं मिलूंगा जुलाई में, तो जुलाई अपना डेफिनेट मंथ हो गया, तो डेफिनेट मंथ में इनका यूज करना, बिना सोचे समझे इनका यूज। उसके बाद मंडे, मंडे एक डेफिनेट डे है, तो डे में मंडे के अंदर अपने को यहाँ लिखा हुआ किसका यूज, ऑन का यूज, तो यहाँ अपन बिना सोचे समझे ऑन का यूज कर देंगे। उसके बाद आगे देखते हैं डेफिनेट, किसके बाद डेफिनेट, ये क्या है डेफिनेट लोकेशन है, तो आप बिना सोचे समझे डेफिनेट लोकेशन के लिए एट का यूज कर लोगे। उसके बाद अगला है डेफिनेट ईयर की बात कर रहा है, तो इस सेंस में अपन डेफिनेट ईयर के सेंस में अपन इनका यूज कर लेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है। बिना एडवांस दिमाग लगाए आप ये चीजें कर लोगे तो आपका सेंटेंस सही है, वरना ये चीजें गलत हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो इसी सीरीज को अब यहीं समाप्त करते हैं। अब घड़ी इशारा कर रही है, अब हमें जाना चाहिए, और आप यूं ही दिनों दिन अपनी उन्नति की ओर बढ़ते रहें, अपनी प्रिपरेशन को 4 की जगह 5 चांद लगाते रहें, 5वां चांद तब तक न लगे जब तक रुकना नहीं है, और दिनों दिन मेहनत करते रहें और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द सफल हो जाएं, और इस सीरीज के साथ जुड़े रहें। अपने वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस सीरीज को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस सीरीज का फायदा उठा पाए। धन्यवाद।